स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है बच्चों कोरोजन। क्या नाम है इस टॉपिक का? कोरोजन। पहले आप मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन। आप क्या समझते हो कोरोजन से? क्या होता है कोरोजन? जल्दी बताओ। Rusting of metal due to moisture layer. किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर मेटल सरफेस का खराब होना। और किसकी वजह से खराब होना? ड्यू टू एक्शन ऑफ व्हाट? ड्यू टू Air एक्शन ऑफ and एसिड, वाटर या फिर बेस के रिएक्शन से मेटल की सरफेस का खराब होना इज नोन एज कोरोजन। एम आई क्लियर? यस सर। तो अगर मैं आपको एक लाइन में लिख कर दूं तो कोरोजन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें जो मेटल है, खासकर मेटल सरफेस, वो क्या कर रही है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है। और अटैक कौन कर रहा है? एटमॉस्फेरिक गैसेस। अटैक कौन कर रहा है? एटमॉस्फेरिक गैसेस। और कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक गैसेस मौजूद है? एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जैसे कि SO2, O2। इस तरीके की गैसेस कंबाइन करती हैं मेटल सरफेस से और मेटल की टॉप मोस्ट लेयर को खराब कर देती है। जब यही प्रोसेस आयरन के लिए होती है, व्हेन कोरोजन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ आयरन, इट इज नोन एज रस्टिंग। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं एक लाइन में लिख सकता हूं, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्ट। ये क्लियर है सभी को? हाँ या ना? अगर आपको याद हो रस्ट का फॉर्मूला, तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.XH2O, यही पढ़ा था? हाँ या ना? रस्ट का Yes, फॉर्मूला sir. वाज Fe2O3.XH2O। जल्दी बोलिए। Yes, sir. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक टर्म्स में आयरन के लिए, तो जो रस्ट बनती है, रस्ट, वो बेसिकली एक मिक्सचर है। और किसका मिक्सचर है ये भी याद रखिएगा। रस्ट मिक्सचर होता है हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का और फेरिक ऑक्साइड का। किसका मिक्सचर है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का और फेरिक ऑक्साइड का। ठीक है। कह रहा है जब भी मेटल की सरफेस, अब शुरुआत कैसे होती है, रस्टिंग की शुरुआत कैसे होती है? आप जानते हैं सबसे पहले तो मेटल सरफेस को रस्ट होने के लिए गीला होना जरूरी है। हाँ या ना? जल्दी बोलो। व्हेन सरफेस Yes, sir. ऑफ मेटल क्या हो जाए? इट बिकम्स वेट। पहले आपने क्या किया, उसे वेट कर दिया। और किसकी वजह से हो गया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी की प्रेजेंस की वजह से सरफेस कैसी हो गई? आपकी वेट हो गई। हाँ या ना? क्लियर है? या फिर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2। और ये सरफेस वेट भी होनी चाहिए तब भी। तो कहता है ये सारी की सारी चीजें, और एयर भी होना चाहिए। अब आप जानते हो, देखो बेसिक सी बात, H2O अगर मौजूद है यानी कि सरफेस वेट है और CO2 भी मौजूद है, तो ध्यान रखना बहुत चांसेस बन जाते हैं एक वीक एसिड के बनने के, जिसे हम लोग बोलते हैं H2CO3। और ये है एक वीक एसिड, तो बेसिकली लिबरेट क्या करेगा, अपने में से H+ आयंस देगा। मतलब की बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है, H+ आयंस अब ये एसिड जो बन गया है ये लिबरेट कर देगा। हाँ या ना? जल्दी बोलो। ये कहानी समझ आ गई आप लोगों को? मैंने कहा इस रिएक्शन को, रस्टिंग को होने के लिए सबसे पहले तो सरफेस गीली होनी जरूरी है। और गीली होने के साथ साथ उसमें किसकी प्रेजेंस होनी जरूरी है? उसमें प्रेजेंस होनी चाहिए CO2 की, उसमें प्रेजेंस होनी चाहिए एयर की। इनमें से कोई भी प्रेजेंस हुई तो समझ जाइए कि जो आपका मेटल सरफेस है उसके ऊपर कोरोजन होने वाली है, रस्टिंग होने वाली है। अगर आयरन की बात करें तो रस्टिंग, बाकी मेटल की बात करें तो कोरोजन। अब सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि आयरन कर रहा है रस्टिंग, तो आयरन की जो सरफेस है, पहली बात तो वो कैसा बिहेव कर रही है। तो आप याद रखिएगा कि जो आयरन है इसकी ये बिहेव करेगा
इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो हमारा आयरन है वो बिहेव करेगा पहली बात तो एक एनोडिक सरफेस की तरह। आयरन एक्ट्स एज एनोडिक रीजन। व्हाट इज एनोडिक रीजन? यानी कि आयरन यहाँ पे एनोड की तरह काम करने वाला है। और अगर आयरन यहाँ पे एनोड की तरह काम करने वाला है तो आप लोग समझ गए होंगे कि Fe अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा, Fe2+। कौन सा हाफ है ये? ऑक्सीडेशन हाफ, इसीलिए ये एनोड है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। ये प्रोसेस क्लियर हुआ, हाँ या ना? इस मेटल सरफेस पे आप मान के चलिए ये मेटल सरफेस गीली थी, तो इसी मेटल सरफेस का एक हिस्सा ये कैसा बिहेव करना शुरू कर देगा, एनोड। यानी कि यहाँ पर क्या होनी शुरू हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होती है तो समझ जाइए Fe अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन जाएगा, Fe2+। एम आई क्लियर टू ऑल? इस हिस्से में कोरोजन हो रहा है। रस्टिंग। रस्टिंग आयरन के केस में कोरोजन को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ओके ठीक है, सर। हो तो खराब। देखो रस्टिंग के अंदर भी आपने अगर फॉर्मूला देखा हो ऊपर की तरफ, तो रस्टिंग के अंदर फॉर्मूला भी तो आयरन का ही बन रहा है ना, आयरन इन्वॉल्व हो रहा है उसके अंदर। तो इसका मतलब आयरन की डिटोरिएशन होने वाली है, आयरन खत्म होने वाला है, आयरन धीरे धीरे खराब होने वाला है। तो आयरन खराब कैसे होगा, आयरन खत्म कैसे होगा? ऑब्वियसली बात है, आयरन क्या बिहेव कर रहा होगा, आयरन यहाँ पर अपने आप की अपनी ऑक्सीडेशन करेगा। और जब ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑब्वियसली बात है आयरन ने क्या किया, अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या बन गया हमारा, Fe2+, ऑक्सीडेशन हाफ। और इसे आपने नाम क्या दे दिया, एनोड। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। अब मजेदारी वाली बात समझने की जरूरत है आपको कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे थे, अब ये जो बाकी सरफेस है, अगर ये वाला इतना हिस्सा आप मान के चलो, इतना हिस्सा आपका अगर एनोड है, तो अब आयरन का जो बाकी हिस्सा है ये कैसा बिहेव करेगा, एज कैथोडिक सरफेस। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्या कहा मैंने? जो आयरन का एक हिस्सा जहां पे रिएक्शन शुरू हुई है, तो वो तो वहां तो होनी शुरू होगी ऑक्सीडेशन। तो अब जो आयरन का रिमेनिंग पार्ट है वो बिहेव करेगा एज ए कैथोडिक सरफेस। तो इसका मतलब जो आयरन के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, अब वो आयरन के इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, तभी तो सरफेस पूरी धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? नहीं? यस अगर सर। ये अगर ये इस सरफेस से आगे मूव ना करते तो ध्यान रखना कभी भी मेटल सरफेस पूरी खराब नहीं होती। आयरन की सरफेस जब आयरन पे रस्टिंग शुरू हुई तो ये छोटा सा पोर्शन जो था इट वाज बिहेविंग एज एनोड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही थी। फिर धीरे धीरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और ये जो रिमेनिंग पार्ट है आयरन सरफेस का, इट इज बिहेविंग एज कैथोड। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये अब इस सरफेस पर आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, सेकेंड पॉइंट समझ लेना। उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज कर रहा है, Fe। कहां से, एट एनोड। वो कहां की तरफ मूव कर रहे हैं, मूव थ्रू Fe इनटू अनदर स्पॉट, एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट की तरफ वो ट्रैवल कर पाते हैं, है ना। अब यहाँ पे इस स्पॉट के ऊपर एक और आयन मौजूद है, वाटर प्रेजेंट था ना, तो यहाँ पे एक और H+, जब H2O में कार्बोनिक एसिड बना था बेसिकली, तो मैंने कहा था कौन सा आयन बनेगा, H+ आयन बनेगा, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। यस सर। तो उसने कहा कि यहाँ पर जैसे ही Fe से दूसरे स्पॉट पे पहुंचेगा, यहाँ जाके Fe से पहले, Fe से पहले वेयर दे रिड्यूस H+ आयंस, पहले वो किसको रिड्यूस कर देंगे, H+ आयंस को, ठीक है। और O2 को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। इसीलिए ये स्पॉट क्या कहलाएगा, कैथोड। क्या मतलब है, ये जो बात मैंने कही है इसे समझाता हूँ बाय द मींस ऑफ अ रिएक्शन। कैथोड पे बेसिकली ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, H+ जो मेटल सरफेस पर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन जो कौन लूज कर रहा है, आयरन लूज कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने का तरीका हमें आता है। यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूंगा तो ऑब्वियसली बात है 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, ये 4 हो जाएगा, ये 2 Fe2+ हो जाएगा। अब आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं,
4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। चार्ज न्यूट्रलाइज हो, मेरे पास क्या प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन, हाँ या ना। और 4 हाइड्रोजन किससे कंबाइन कर रहे हैं, 2 ऑक्सीजन से। बताओ क्या बनने वाला है, 2H2O। एम आई क्लियर टू ऑल, हाँ या ना। यस सर। अब ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये हो रहा है आपका रिडक्शन हाफ और ये एंड कौन सा है, कैथोड। अब दोनों हाफ्स को आप जोड़ दो, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को। बताओ क्या बनी ओवरऑल इक्वेशन, जल्दी बोलो, व्हाट इज ओवरऑल इक्वेशन। 2Fe 2Fe O2 O2 4H प्लस 4H प्लस, ऊपर -4 इलेक्ट्रॉन है, नीचे +4 इलेक्ट्रॉन है, गिव्स ऊपर कितना है 2Fe2 प्लस, प्लस नीचे क्या है 2H2O। क्या चीज कट रही है, 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, हाँ या ना। 2Fe ऐसे का ऐसे ही रहेगा, O2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 4H प्लस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 2Fe प्लस H2O। एम आई क्लियर टू ऑल। Fe प्लस कैसे हो गया कौन सा Fe प्लस, सर? प्रोडक्ट साइड में 2Fe2 प्लस कैसे हो गया? यहाँ से लिया ना मैंने, रिएक्टेंट जोड़ दिए एक तरफ पहले सारे, ओके सर। प्रोडक्ट जोड़ दिए एक तरफ। मेरी बात समझ आ गई। तो अल्टीमेट रिएक्शन क्या रहेगी आप लोगों की, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस गिव्स 2Fe2 प्लस प्लस 2H2O। दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन। मेरी बात समझ आ गई, हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, हाँ या ना। यस सर, आ गई। अब ये रिएक्शन रुकेंगी नहीं, अब ये रिएक्शन रुकने वाली नहीं है। Fe से Fe2 प्लस बन गया, लेकिन Fe2O3 हम जानते हैं आयरन का जो रस्ट का फॉर्मूला होता है, दैट इज Fe2O3। और Fe2O3 में अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ये होता है 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली होती है, +3। लेकिन यहाँ ये कितनी शो कर रहा है Fe, +2। इसका मतलब अभी ये Fe2 प्लस भी क्या करने वाला है, आगे जाके ऑक्सीडेशन करने वाला है। मेरी बात समझ आ रही है, क्या करने वाला है ये, ऑक्सीडेशन करने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका अगला स्टेप जो कि लास्ट स्टेप बन जाएगा हमारी रिएक्शन का। उसने कहा द मॉइस्ट एयर, अभी एयर कैसी है, मॉइस्ट है, तो उसने कहा द मॉइस्ट एयर फर्दर ऑक्सीडाइज Fe2 प्लस इंटू FeOH होल थ्राइस, ठीक है। और फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगी, FeO। मतलब जितना भी आपका Fe2O3 है, मतलब FeO है बेसिकली, या आयरन के ऑक्साइड बन रहे हैं, ये आयरन को कन्वर्ट कर देगी Fe2 प्लस से Fe+3 में। इसकी रिएक्शन देखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Fe2 प्लस और बाहर क्या प्रेजेंट है, O2, साथ में क्या प्रेजेंट है, वाटर। एम आई क्लियर टू ऑल। और ये आपस में कंबाइन करने के बाद इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, आपके पास ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, जल्दी बोलो। सर दो, यहाँ 2 3 और यहाँ पर कितना है, 3। क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई सर। करने एक के, H2O का भी तो है, हाँ जी, एक H2O का भी तो है वो। हाँ, अरे H2O को बताऊंगा कहानी क्या है इसके अंदर। Fe2 प्लस और Fe2O3 में पहले आप Fe2O3 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो इट वुड कम आउट एज 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे +3, ठीक है। और यहाँ पर कितना शो कर रहा है, ये +2। बात समझ आ रही है, आया ना। यस सर। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि Fe कितना है, 1, यहाँ पे Fe कितने हैं, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 Fe लगा दिए, सही है। अब 2Fe इंटू 2 प्लस कितना हो गया, नोटिस करना, इट इज शोइंग हाउ 4 मच, 4 4 + 4। और यहाँ कितनी शो कर रहा है, +6, 3 4 से 6, यानी कि 2 का फर्क आ रहा है। यानी एक के रिस्पेक्ट में बात करें तो कितने का फर्क आ रहा है, ये 2 पे, ये देखो, ये 2 इंटू 2 4 शो कर रहा है, और यहाँ पे 2 इंटू 3 6 शो कर रहा है। यानी कि 2 के रेस्पेक्ट में 2 का डिफरेंस, तो 1 के रेस्पेक्ट में कितना डिफरेंस हो गया, 1 का डिफरेंस आ गया, हाँ या ना। यस सर। ये बात कितने लोग को समझ आ गई, जल्दी बोलिए, हाँ या ना। अरे बोलो, हाँ या ना। ये बात यस समझ आ गई। सर। आप जरा एक बार
नोटिस कीजिए H2O यहाँ ले आए तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कम से कम 2H+ तो लेना पड़ेगा। यस सर। अब जरा चार्ज देखना दोनों तरफ सेम है, अनइक्वल चार्ज हो गया, अनइक्वल। अनइक्वल चार्ज हो गया। चार्ज को बैलेंस करना भी जरूरी है, ठीक है। अब इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन और आयरन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे मोल्स को। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपल सी बात है, वाटर के नंबर बढ़ाना शुरू किया जिससे कि ऑक्सीजन भी बैलेंस रहे। और अच्छा बढ़ाएंगे कैसे, इवन नहीं बढ़ा सकते, मतलब ऑड नहीं बढ़ा सकते, इवन बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2H2O कर दूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, जल्दी बोलो, 4H+। ये हो गया +4 और यहाँ पर कितना आ रहा है, +4। ये इतना चार्ज ही आ रहा है ना हमारा 2 × +2, हाँ या ना? मेरी बात समझ आ रही है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ रही है? अरे 2 × +2 कितना चार्ज है यहाँ पे, +4। यहाँ पे कितना चार्ज है, 4 × +1 +4। ये रिएक्शन हमारी अब हर तरीके से चार्ज के रिस्पेक्ट में, एटम्स के रिस्पेक्ट में बैलेंस हो गई है। और ये बना आपका फाइनल फॉर्मूला, जिसमें ये जो Fe2O3 बनता है, ये लास्ट स्टेप में X मॉलिक्यूल पानी के साथ कंबाइन कर लेता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, Fe2O3 + XH2O रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3.XH2O, जो कि फॉर्मूला है आपका रस्ट का। आपको ये चारों स्टेप लिखने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर से एक बार मैं रिकैप दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये कोरोजन वाला पोर्शन क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने कहा कोरोजन क्या होता है, आपको बता दिया कि जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक SO2, O2, कार्बोनेट एटसेट्रा अटैक करती हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। और जब यही प्रोसेस आयरन के केस में होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम नाम दे देते हैं रस्टिंग। रस्टिंग होने के लिए ध्यान रखिएगा कंडीशंस क्या क्या होने जरूरी है। पहली बात तो रस्टिंग होने के लिए आपके पास पहली बात तो रस्ट होता क्या है, रस्ट मिक्सचर है फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का। तो उसने कहा कि जब सरफेस गीली होगी, उसके आसपास CO2 गैसेस या और भी गैसेस लाइक O2 प्रेजेंट होगा, तो आपकी रस्टिंग शुरू होगी। जब रस्टिंग शुरू हुई तो क्या हुआ कि आयरन सरफेस का एक पार्ट जिस पे रिएक्शन शुरू हुई, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हुए, वो बिहेव करना शुरू कर देगी एज एनोड। कैसे बिहेव करेगी, एज एनोड। उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने शुरू किए। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने शुरू किए, अब उस इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिमेनिंग सरफेस है वो कैसा बिहेव करना शुरू करेगी, कैथोडिक सरफेस। क्यों, एक और भी कारण है उसके पीछे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और हाइड्रोजन यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब मीडियम बन चुका है एसिडिक मीडियम, क्योंकि H2O ने कंबाइन किया CO2 के साथ, क्या फॉर्म कर लिया, H2CO3, जो कि एक वीक एसिड है जो लिबरेट कर रहा है H+। तो H+ एक तरफ बैठा हुआ है सरफेस पे और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू होती है टूवर्ड्स दी अदर सरफेस। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, H+ के पास पहुंचा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकला, H+ के पास पहुंचा, हम लोग देखते हैं कि पूरी रिएक्शन क्या हो रही है। सबसे पहले तो आयरन ने अपना काम किया, पहले स्टेप में आयरन ने अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्या बन गया, Fe2+, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ। और इस हाफ को क्या नाम दिया जाता है, एनोड बोलते हैं इसको। तो Fe ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, Fe2+ बन गया, ऑक्सीडेशन हाफ, इसको नाम दिया गया एनोड। ठीक है जी, यहाँ आ जाओ सेकेंड स्टेप में। जो इलेक्ट्रॉन आयरन लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाले हैं, वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे आयरन के रिमेनिंग पार्ट के ऊपर, जिसको हम लोग कैथोडिक सरफेस कह रहे हैं। लेकिन उस कैथोडिक सरफेस पर H+ भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन आयरन एनोडिक पार्ट से रिलीज कर रहा है वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लग जाएगा H+ आयन। और H+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, O2 + 4H+ हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन लिए क्या बन गया, हमारा वाटर बन गया। ये हो गया आपकी रिडक्शन हाफ। तो आपके पास एनोडिक हाफ भी है, आपके पास रिडक्शन हाफ भी है, दोनों को आपने जोड़ दिया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, आपकी क्या निकल के आ गई, ओवरऑल इक्वेशन, जो क्या थी, 2Fe + O2 + 4H+ गिव्स 2Fe2+ + 2H2O। अभी भी ऑक्सीजन बहुत एक्सेस में है, बिल्कुल है। मीडियम एसिडिक है, हाँ बिल्कुल है। तो क्या चांसेस हैं कि Fe2+ जो है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके पास एक्सेस ऑक्सीजन है तो Fe2+ के Fe3+ में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पर वही होगा, क्या होगा कि ये जो Fe2+ है ये कंबाइन करेगा O2 और वाटर से, जो कि एक मीडियम एज ए प्रेजेंट अभी प्रेजेंट है सरफेस के ऊपर, और ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा और क्या बन जाएगा, Fe2O3। साथ में H+ आयंस बाहर निकलते हैं क्योंकि वाटर हमने लिया हुआ है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए H+ इसमें से लिबरेट होंगे।
तो हमने उतने H+ लेने हैं जो ओवरऑल इक्वेशन को बैलेंस भी करे, प्लस Fe2+ किस में कन्वर्ट हो चुका है, Fe2O3 दैट इज Fe+3 में। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, और Fe2O3 Fe की सबसे ज्यादा बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इससे ऊपर वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर नहीं सकता। यानी कि अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने के बाद भी आयरन अपने आप को और ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ये आयरन के ऑक्सीडेशन की फाइनल स्टेज है। इसीलिए जो Fe2O3 है किससे कंबाइन करेगा, X मॉलिक्यूल पानी से कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, Fe2O3.XH2O। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? पूरी प्रोसेस समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक है, ये रस्ट वाला आप लोग लिख लीजिएगा, टाइम दूंगा लिखने के लिए। ऑक्सीजन बैलेंस तो हुआ नहीं कौन सा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ? सर, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, हमारे सिर्फ O3 है ना हम पे। तो एक काम करो, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करके दिखाता हूँ आपको मैं। अब एक काम करो, आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाओ। अगर 2 लगाते हो तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। हाँ या ना? जल्दी बोलो। 6 हो गया ऑक्सीजन, लेकिन उससे Fe कितने हो गए, 4। 4। ठीक है, 2 सर Fe2O3 हाफ O2 ले ले उसका था, क्या? हाफ O2 ले ले। अभी देखते हैं, देखो एक बार जरा, ये हो गया 4 Fe2+, ऑब्वियसली बात है चार्ज हो गया +8। अगर +8 चार्ज है तो यहाँ पे मैंने ले लिया +8। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। तो मुझे वाटर कितने लेने पड़ेंगे, जल्दी बोलो। 4 वाटर लेने पड़ेंगे। अब बताओ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया? क्यों बेटे? बात समझ आ गई? बैलेंसिंग एक डिफिकल्ट टास्क नहीं है, टास्क है रिएक्शन को समझना। और रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी कि आयरन पहले ऑक्सीडेशन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन आयरन से निकलेंगे वो आयरन की दूसरे पार्ट पे जाएंगे जहाँ पे H+ को वो रिड्यूस करेंगे, H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। Fe2+ के बाद चांस है, किस चीज का चांस है, Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट होने का, और वो जरूर करेगा क्योंकि आपने उसे क्या प्रोवाइड किया हुआ, O2 दिया हुआ इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो वो क्या करेगा, अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा Fe2O3 में। एम आई क्लियर टू ऑल? और जैसे ही वो Fe2O3 में अपने को कन्वर्ट करेगा, ये Fe2O3 तुरंत वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगी और क्या फॉर्म कर लेगी, Fe2O3.XH2O, जिसे हम लोग रस्ट के नाम से जानते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? रस्टिंग क्लियर हो गया सभी को? 3 मार्क का क्वेश्चन है, पूरा एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग टेक्स प्लेस। तो ये पूरी रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन जो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, और वो क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू प्रिवेंट कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। सभी जानते हैं, बताओ क्या क्या मेथड होते हैं कोरोजन को प्रिवेंट करने के, जल्दी से। पहला बताइए मेथड, बच्चों वाला मेथड है, क्या अप्लाई कर दे इसके ऊपर, ऑयल, पेंट्स लगा दो, ऑयल्स लगा दो, लुब्रिकेशन लगा दो, ग्रीस लगा दो, तो क्या होता है, आपकी जो मेटल सरफेस है वो कोरोड होने से बच जाती है। दूसरा, आप थोड़ा साइंटिफिक बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जिसे आप लोग सभी जानते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? आयरन पे किसी कोटिंग कर देते हो आप, जल्दी बोलो। जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इससे हम आयरन की सरफेस को प्रिवेंट कर लेते हैं किसी भी तरीके से डैमेज होने से। एम आई क्लियर टू ऑल? एक 2 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका और वो क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं आप ईएमएफ, और एक टर्म इस्तेमाल करते हो आप पोटेंशियल डिफरेंस। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? दोनों एक ही चीज है, स्लाइड डिफरेंस है, वो समझने की जरूरत है। पहले हम बात करेंगे ईएमएफ की, और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। उसने कहा बेसिकली जो ईएमएफ होता है ये डिफरेंस है, किसमें डिफरेंस है, डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अच्छा एक बात और है, तो ये भी वही चीज, डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, लेकिन फर्क क्या है,
ये जब ये बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे होते हैं ओपन सर्किट में, यानी कि अभी सर्किट से हमने कोई भी करंट, कोई पोटेंशियल विड्रॉ नहीं किया। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ये होता है इन क्लोज सर्किट, यानी कि आपने अब पोटेंशियल विड्रॉ करना शुरू कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट इसमें से विड्रॉ होना शुरू हो गया, तो तब जो डिफरेंस होगा उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और बैटरी अभी कनेक्ट करी नहीं आपने, सेल को सर्किट कंप्लीट करने दिया ही नहीं, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस हो उसे आप क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। बेसिकली अभी तक करंट निकला ही नहीं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्या कौन सी वोल्टेज ऑफर करेगी, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफर करेगी, हाँ या ना। और इस केस में वोल्टेज जो होगी वो लेस होगी, लेस वोल्टेज देन मैक्सिमम वोल्टेज, लेस वोल्टेज देन मैक्सिमम वोल्टेज। एम आई क्लियर टू ऑल? इसको हम नापते किससे, ये ध्यान रखिएगा। सर बोलिए बोलिए बोलिए। सर सुन रहा हूँ, बोलिए। सर आपकी क्या वॉइस ब्रेक हो रही है? सभी को ब्रेक हो रही है या आपको ही ब्रेक हो रही है खाली? सिर्फ आपके केस में ब्रेक हो रही है, सभी को आवाज कटी हुई सुनाई दे रही है बच्चों? कट रही है। आगे की बात करते हैं। ये डिवाइस कौन सी इस्तेमाल करते हैं ईएमएफ के लिए? ईएमएफ के लिए डिवाइस है पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डिवाइस कौन सी है, वोल्टामीटर। ये बात हमें याद रखनी है, ये 3 डिफरेंसेस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और आपको आने चाहिए। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चों। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थ्योरी पोर्शन यहाँ पर खत्म होता है। अब आता है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज। बिफोर आई स्टार्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एक बार आप लोग सभी एक काम करो, जल्दी